नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं रोज की तरह इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। तीन खबरों की आज आपसे खास तौर पर बात करेंगे। मैं तीनों सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपके सामने। एफसीआरए बिल की खूब चर्चा होने लगी है अब। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, इसका अमेंडमेंट बिल जो है संसद में है और आज उम्मीद थी कि यह बिल आएगा और आज होम मिनिस्टर भी होते हाउस में, शायद ये भी चर्चाएं चल रही थी और इस पर चर्चा शुरू हो जाती, नहीं हो पाया। लेकिन यह बिल आ सकता है इस सत्र में, ये गुंजाइश अभी भी बनी हुई है और इसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में, अमेरिका तक। क्यों है इस पर इतना विरोध, इसकी बात हम आपको बताएंगे। तो पहला मुद्दा हमारा यह है। दूसरा, आज एक बड़ा अदालती फैसला आया है। पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन शोषण के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया और 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। लेकिन तरुण तेजपाल ने अपने बचाव में जो तर्क दी, दलीलें दी, वो पॉलिटिकल ज्यादा थी। इसकी बात भी हम लोग करेंगे। और तीसरा, एक बार हम ही ने आपको और देवेंद्र ने आपको इसी प्रोग्राम में खबर दी थी कि देश में जल्द प्लास्टिक के नोट चलेंगे और आपने खूब उस खबर को देखा था। उस खबर पर कल आरबीआई ने मोहर लगा दी है, उसकी पुष्टि कर दी है। अब कब से प्लास्टिक के नोट आपकी जेब में होंगे, ये खबर आज हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले पार्लियामेंट की खबर के साथ। मैं एफसीआरए पर आता हूं अभी पार्लियामेंट में, इसलिए क्योंकि देवेंद्र ने आज एक और खबर दी। आज किरण रिजिजू ने इस बात को बताया कि उनकी राहुल गांधी से आज भी बात हुई है। तो मतलब ये उनकी राहुल गांधी से पिछले 10-11 दिनों में तीसरी बात हुई है। तीसरी बातचीत। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने कई विषयों पर उनसे बात की और एक खास मुद्दे पर हमने सपोर्ट भी मांगा। वो खास मुद्दा क्या है? ये डिलिमिटेशन बिल। डिलिमिटेशन बिल, अच्छा, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल, इसको लेके आज फिर से उन्होंने यही बात दोहराई राहुल गांधी को कि बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई चले और उसमें इस चीज़ को पास कराया जाए। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है सौरभ, पूछने पे कि बार बार क्यों आप लोग कांग्रेस को इतना रीच आउट कर रहे हैं, क्या कोई नंबर्स को लेके दिक्कत है? पहली बात तो ये कि क्या नंबर्स आपके पास आ गए हैं। दूसरा, अगर नंबर्स आ गए हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास इतना क्यों आपको रीच आउट करना पड़ा, जब आपको पता है कि उनका स्टैंड इतना टफ है। तो उसमें सरकार के सोर्सेज का ये कहना है कि नंबर्स हमारे पास आ गए हैं इस बिल को पास कराने के लिहाज से, मतलब 2/3 जो मेजॉरिटी आपको चाहिए। और अगर आप सारे दलों की स्थिति पिछले बिल के गिरने के बाद का अगर पोजीशनिंग देखें या जो इनसाइड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उससे ये समझ में भी आ रहा है कोई अनरियलिस्टिक दावा नहीं लग रहा है। लाइक डीएम के सपोर्ट में आ जाती है अगर वो रिटर्न में कर दिया जाता है, जो कि रिकॉर्ड पे आ ही गया उनकी पंक्तियाँ की अगर 50% का सरकार प्रावधान कर दे, लिखित में हम कर सकते हैं। एनसीपी के दोनों धड़े, दूसरा शिवसेना के जो सांसद टूट के आ गया है, एनसीपीआई वहाँ बंगाल वाली पार्टी टीएमसी के जो सांसद टूटे वो सारा नंबर्स अगर आप जोड़िए तो पिछली बार जितने सांसदों ने वोटिंग की थी उसका 2/3 नंबर जो होना चाहिए था 352, उससे ज़्यादा 354 हो जा रहा है। तो वो दावा समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये बार बार रीच आउट करने के पीछे सारा वजह ये बताई जा रही है कि सरकार ये नहीं चाहती कि मैसेज ये चला जाए कि हमने आनन फानन में इस बिल को पास करा दिया, बल्कि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हाउस में इस पर डिस्कशन हुआ, एक एक पॉइंट सबने रखा ताकि देश को ये बात समझ में आए कि इस बिल को लाना क्यों ज़रूरी था और अगर इसको पास किया जा रहा है तो क्यों पास किया जा रहा है। तो इस मकसद से सरकार कम से कम हाउस के द्वारा एक मैसेज देना चाहती है। और अगर फिर भी अपोजिशन का रवैया ऐसा ही रहा तो देश के लोगों को ये समझ में आए कि अगर ये सरकार उसके बावजूद इस काम को करती है तो किन मजबूरियों में ऐसे हालात में किया गया। सरकार अच्छे माहौल में लाना चाहती है महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को, ये बात समझ में आती है। अच्छा माहौल बनेगा कैसे? अब अच्छा माहौल का मतलब कि हाउस ऑर्डर में हो, शांति हो, चर्चा हो, बहस हो, तब ये बिल पास हो। इस बिल पर कांग्रेस विरोध भी करे, उसका रुख यही है कि वो विरोध करेगी, लेकिन विरोध भी करे तब भी शांतिपूर्वक विरोध हो, बहस में विरोध हो। लेकिन अभी तो वो हो नहीं रहा। तो अभी मुद्दा क्या है? जैसे आज वही समझाने की कोशिश की जा रही है और सरकार की तरफ से एक तरह से मैसेजिंग भी है कि नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, तो अगर आपके बिना हम पास करें तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर सीटें बढ़ रही हो, बिहार की बढ़ रही हो और वहाँ पे आप अप्रासंगिक नज़र आएंगे, तो अगर आप या महिला आरक्षण बिल पास किया जा रहा है तो आप दिखेगा कि आप विरोध कर रहे थे इसका। तो वो एक आप कह सकते हैं कि सरकार एक समझाने के लिहाज से एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि अपने पोजिशनिंग पर रीथिंक कर लीजिए
आ जाइए इस पे साथ। लेकिन ये लग रहा है कि सरकार आगे बढ़ना चाहती है, राहुल गांधी वहीं वहीं है अभी, क्योंकि खड़गे साहब की आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आज भी 20 जुलाई के संसद मार्च वाली छात्रों वाली उसी मुद्दे पर थी। बिल्कुल। तो वो अभी भी इसी बात पर है कि होम मिनिस्टर पहले स्टेटमेंट दें। उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि किरण रिजिजू का ये कहना था कि बातचीत बहुत अच्छी रही, बट वो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसी बातचीत, जैसे कल भी अच्छी बातचीत थी, 50 मिनट बातचीत मतलब अच्छी बातचीत रहती है, और उसके बावजूद शाम में राहुल गांधी ने जो एक स्टैंड लिया, उससे तो ये समझ में आ रहा था कि वो गतिरोध खत्म करने को लेकर कोई बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, उसके बाद सौरभ, ये सरकार में बड़े लेवल पे ये चर्चा चली कि क्यों ना आज FCRA के बिल को पास करा दिया जाए। ठीक है। अगर हंगामा हो रहा है तो हंगामा ही सही। और उसके कल रात में आपने देखा होगा कि उस बात फैलनी भी शुरू हुई। हम लोगों को भी ये जानकारी मिली कि हाँ, बिल कल लेके आया जा सकता है। फर्स्ट हाफ में अपोजिशन को समझाने की कोशिश की जाएगी, और अगर अपोजिशन नहीं समझता है तो 1 बजे से कैबिनेट होगा। कैबिनेट खत्म होने के बाद 2 बजे के बाद जब हाउस बैठेगा तो उसमें बिल को पास करा दिया जाएगा। लेकिन टॉप लेवल पर ये सहमति बनी कि, और ये निर्देश आए एक तरह से आपके हैं कि क्योंकि इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम देश में विदेश में फैलाया जा रहा है, तो विदेश की तो चलिए ठीक है, उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। देश में भी जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट ऐसे राज्य जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, उनके अंदर ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि चर्च को लेकर जो बातें फैलाई जा रही है वो किसी रूप में सही है। तो अगर हाउस में डिस्कशन के बाद ये बिल पास होगा तो गृह मंत्री अगर एक एक फैक्ट्स को सामने रखेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, तो हाउस में कही हुई बात का असर बहुत ज़्यादा होता है। फिर उनके सपोर्टर भी लोगों को ये बता पाएंगे कि भाई गृह मंत्री ने ये बात कही है। तो FCRA भी सरकार चर्चा के बिना नहीं पास कराना चाहती। FCRA तो ज़्यादा बिना चर्चा के पास नहीं कराना चाहती। एक डिलिमिटेशन तो 1 मिनट के लिए करा भी लेगी, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन FCRA तो बिल्कुल सरकार उस तरीके से पास नहीं कराना चाह रही है। आमतौर पर सरकार को सूट करता है मैं अपना काम निकालूं, मेरे पास नंबर है, मैं चाहे जैसे मर्जी पास करा लूं। यहाँ सरकार कह रही है कि नंबर होने के बावजूद ये कह रही है कि आप आइए तो आपके सामने बहस करके हम लोग चर्चा करके पास करें। बिल्कुल पास करें। और आप सौरभ, इस अप्रोच को अगर आप जोड़ें एक दूसरी चीज़ से, कि कल जैसे प्रधानमंत्री ने जो फर्स्ट टाइमर राज्यसभा NDA के MP हैं उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, और पता है उस ब्रेकफास्ट में PM ने क्या, जिसमें राघव चड्ढा वगैरह सारे लोग थे, पता है उस ब्रेकफास्ट में उन्होंने क्या कहा? हाउस के अंदर अगर कोई बहुत कड़वाहट, गर्मा गर्मी या इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो पहले तो कोशिश करें कि वो चीज़ ना हो, और अगर कभी हो भी जाए माहौल उस तरीके का तो उस इमोशन को लेकर बाहर कैरी ना करें। अपोजिशन के सांसदों के साथ जब, या दूसरे सांसदों के साथ जब भी आप व्यवहार करें तो वो तलखी, वो गर्माहट नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए देश के प्रधानमंत्री कहाँ किस लेवल पर सोच रहे हैं कि वहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी से भी आप मिलें, किसी से कुछ बातचीत करें तो बहुत ढंग से बात करें। टेलीविज़न डिबेट पे अगर आप जाएं तो ढंग से बात करें। अगर आप कोई बयान दे रहे हैं तो उसमें तलखी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ तथ्य सामने रखें। सामने वाला बात आपकी नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर भी आराम आराम से बात करें। तो उस अप्रोच को अगर प्रधानमंत्री अपने सांसदों तक में दिखा रहे हैं तो सरकार के फंक्शनिंग में कैसे नहीं रहे? देखिए, अब ये बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। सरकार ये बिल जरूर पास कराना चाहती है, उसके एजेंडे में बहुत ऊपर हैं और उसको लगता है देश के लिए बहुत जरूरी है, तो ये बिल तो वो पास कराएगी, वो देरी भी नहीं करना चाहती। अब वो रुकी इस वजह से है कि भाई विपक्ष मान जाए तो हम सहमति से चर्चा करके करें। विपक्ष अपनी एक डिमांड पर अटक गया है कि गृहमंत्री हाउस में आए। गृहमंत्री हाउस में आप कल बता रहे थे इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो उस मुद्दे को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इस प्रदर्शन वाले मुद्दे को, मतलब कि भाई खत्म करो। दो चीज़ें सर, पहली बात तो ये है कि उनको ये पता है कि तुम सिर्फ गोल पोस्ट के हिसाब से कर रहे हो। पहले आपको चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसे हुआ, आप गृह मंत्री का स्टेटमेंट जैसे होगा उसके बाद शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री। आज भी सुबह जब मैं बात कर रहा था, माफी तो ऐड हो गया उसमें, वही कह रहे हैं कि तो उसका मतलब सिर्फ क्या है कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो, आपको रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। काम तो सरकार का रुका हुआ है। जैसे मैंने आज अखबार में जो खबर पढ़ी वो ये थी कि कोई, कितनी सही थी आप बताइएगा, क्योंकि बीच का रास्ता ये सुझाया गया सरकार की तरफ से शायद कि FCRA बिल पर जब चर्चा होगी उसमें गृहमंत्री बोलेंगे तो उस वक्त वो आप अपनी बात भी सुन लीजिएगा। वही बात, इनफैक्ट रास्ता स्टार्टिंग ही उसी पे था सौरभ, कि कल रात जब ये बात हुई तो यही था कि कल रात में जब ये तय किया गया कि आज दिन में FCRA लिया जाएगा 2 बजे के बाद, आज सुबह, तो उस समय यही कहा गया था कि उसी दरमियान गृहमंत्री उसके बाबत बोल भी देंगे। दूसरी, जब उस पर सहमति नहीं बनी तब ये, उसके बाद अपोजिशन ने तुरंत उसमें अपना तेवर चेंज कर लिया। अच्छा। तो कल देर रात सरकार को ये समझ में आ गया कि ये लोग लेकिन नहीं आ रहे। वो शुद्ध चाहते हैं कि शुद्ध चर्चा पहले स्टेटमेंट हो उसी पर। शुद्ध नहीं चाहते हैं वो, शुद्ध ये चाहते हैं कि हमको ये होने नहीं देना है।
पोजीशनिंग उनकी ये है, उसके लिए अलग अलग तर्क गढ़े जा रहे हैं। लेट्स सी सरकार कब तक वेट करेगी? सरकार मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये बिल पास कराए बगैर इसके ज़्यादा बाद दिनों तक रह हाँ, पाएगी। इसके बाद तो अगला सप्ताह ही है इस सेशन का। हाँ, तो चलिए खैर देखते हैं, क्योंकि अब वो स्पेशल सेशन वाली बात तो इनकार नहीं, कर दी है किरण रिजिजू जी ने। एनीवे चलिए, अभी एफसीआरए पर इतना हंगामा क्यों है? विदेश से जो चंदा आता है एनजीओस को, उसको लेकर के जो हमारे देश में कानून है, ऑलरेडी कानून है, उसको अमेंड करने के लिए ये बिल लाया गया है। अब इसको लेकर के मैं जो बार बार पढ़ रहा हूँ, 3 प्रमुख बातों पर इसका विरोध किया जा रहा है। इसमें सिविल, खास तौर पर जो सिविल सोसाइटी आमतौर पर हम कहते हैं, जो एनजीओस वगैरह से चढ़ाने वाले लोग होते हैं, उनका, क्रिश्चियन चर्च से जुड़े हुए लोगों का, उनका इसमें विरोध जो है वो काफ़ी बताया जा रहा है। तो उनके 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। 3 प्रोविज़न है इस बिल के, मैं प्रोविज़न बता देता हूँ, देवेंद्र बता दें कि इसमें विरोध की कोई बात है या नहीं है, या सरकार का इसमें तर्क क्या है। जैसे सेक्शन 14B है। सेक्शन 14B ये कहता है कि अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए का सर्टिफिकेट, मतलब विदेश से चंदा लेने के लिए जो सर्टिफिकेट इशू करती है सरकार, अगर वो सर्टिफिकेट ख़त्म हो जाए, मतलब उसकी मियाद ख़त्म हो जाए, या उसके रिन्यूअल के लिए वो एनजीओ खुद ही आवेदन ना दे, या वो किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाए, तो उसके बाद जो है उस चंदे से कोई भी अगर संपत्ति खड़ी की गई होगी तो वो संपत्ति एक डेजिग्नेटेड बॉडी के पास चली जाएगी। इसके बाद सेक्शन 16A वो ये कहता है कि वो जो डेजिग्नेटेड बॉडी होगी वो कुछ वक्त तक वो अपने पास रखेगी। अगर वो रिन्यू हो जाएगा उसका लाइसेंस, तो वो उसको वापस कर दी जाएगी एनजीओ को। अगर वो रिन्यू नहीं होता एक गिवन पॉइंट के, एक गिवन पीरियड के अंदर, तो फिर वो संपत्ति सरकार की संपत्ति हो जाएगी और वो सरकार की स्थायी संपत्ति हो जाएगी। सेक्शन 16B ये कहता है कि जो पूर्व में कानून था उसके तहत भी अगर विदेशी चंदे से कुछ संपत्ति बनाई गई है, अगर पूर्व में भी कोई एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया, तो ये लॉ उस पर भी ऑपरेट होगा। मतलब जो लाइसेंस पहले एक्सपायर हो चुका है उस पर भी होगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव होगा। तो इन 3 प्रोविजंस पर विरोध हो रहा है। सरकार कोई रीथिंक कर सकती है या कह रही है कि तीनों प्रोविजंस जायज हैं? ये बातचीत तो सरकार उसमें कर ही रही है अभी भी। रेट्रोस्पेक्टिव हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव वाले में सरकार बातचीत कर रही है कि उसको लेके कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कहीं मिसयूज होने का डर हो। लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखें सौरभ, तो जैसे ये पूरा मामला है क्या कि विदेश से आपके देश में फंडिंग आ रही है, ठीक? तो दूसरे देश से आपके देश में अगर फंडिंग आ रही है तो किसी भी सरकार को किसी भी देश में इसको लेकर बहुत चौकन्ना, बहुत सतर्क होना चाहिए। यूएसए जहाँ पर इस बात को लेकर, हम लोग के अमेंडमेंट को लेकर इतनी बेचैनी है, वहाँ पे खुद उनके देश में विदेशों से जो फंडिंग आती है उसके लिए देखिए आप कैसे कैसे कठोर कानून बनाए गए हुए हैं। यहाँ सरकार क्या कर रही है कि जैसे आपका एफसीआरए का लाइसेंस मान लिया रिन्यू नहीं हुआ, अब जब रिन्यू नहीं हुआ मतलब विदेश से आप चंदा लेने के हकदार अभी नहीं हैं, लेकिन आपने एक ढांचा खड़ा किया है, कोई भी मान लीजिए उस पैसे से आपने जिस मकसद से भी चैरिटेबल वर्क के लिए आप लेकर आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो या कोई इस तरह की चीज़ें, तो फिर उसका प्रबंधन उस समय किसको देखना चाहिए? उसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हो। वो पैसा आ रहा है किस लिहाज से? यहाँ के लोगों की मदद के लिए। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो सरकार का नुमाइंदा होगा, तो सरकार किसकी होती है? कहीं भी कोई भी सरकार जो होती है किसकी होती है? लोगों की सरकार होती है। तो उसी के पास वो जा रहा है। किसी इंडिविजुअल को कैसे दिया जा सकता है? किस इंडिविजुअल को देना चाहिए? किसी इंडिविजुअल को तो नहीं हो सकता ना। इंडिविजुअल के लिए तो धन आ नहीं रहा है, वो तो आप चैरिटेबल वर्क के लिए ला रहे हैं। तो वर्क के लिए जो एक प्रतिनिधि नहीं रहा था, दूसरा प्रतिनिधि जो लोगों के लिए होता है वो सरकार होती है, उसका कोई अथॉरिटी है, उसके पास चला जाए। और कल को अगर आप फिर से रिन्यूअल करा लेते हैं तो वापस आपको लौटा दिया जाएगा उसी रूप में उस अथॉरिटी के तो ये रादर मैनेजमेंट के लिए है बस उस संपत्ति के। और इसमें एक और दिलचस्पी देखें कि अगर आपका जो ट्रस्ट है, वो जो ढांचा है, उसका स्वरूप जो है, चरित्र और स्वरूप, वो अगर धार्मिक प्रकृति का है, तो अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास आ गई तो भी उसका धार्मिक चरित्र नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब अगर वो चर्च ये है ज्यादा तो चर्च ही इंपॉर्टेंट रहेगा। है। हाँ। जैसे वो अमेरिका के एक सांसद ने लिखा ना कल एक्स पर कि भारत सरकार तो चर्चों का अधिग्रहण करना चाहती है। वो ये सोच रहे हैं कि एक चर्च का रहेगा, उसका लाइसेंस में कुछ गड़बड़ी होगा, उसके बाद चर्च लेके उसको मंदिर बना दिया जाएगा। हाँ, चर्च की बिल्डिंग सरकार की हो जाएगी। हाँ वही है, उसी रूप में कुछ वैसा कर दिया जाएगा। तो चर्च रहेगी, चर्च ही रहेगा, उसका जो भी धार्मिक स्वरूप है वो वैसे ही रहेगा, उसको बरकरार रखा जाएगा। सही मायने में देखें सौरभ, तो इसका सरकार की तरफ से लाने का जो प्रमुख मकसद है वो ये कि विदेशों से आप पैसे लेते हैं,
चैरिटेबल वर्क के नाम पर, विदेश के लोग आप यहाँ देश में पैसे भेज रहे हैं चैरिटेबल वर्क के नाम पर, और उस पैसे का इस्तेमाल चैरिटेबल वर्क की आड़ में आप धर्मांतरण के लिए कर रहे होते हो। जैसे मान लीजिए कि स्कूल के नाम पर आपने उड़ीसा के किसी दूर दराज क्षेत्र में, पंजाब के दूर दराज उस तरह के वाले क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के किसी क्षेत्र में स्कूल चलाने के नाम पे आपने फ़ंड लिया, और उस फंड का इस्तेमाल आप स्कूल चलाने, स्कूल के टीचर, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने के बजाय, या उस पर कर रहे हो तो कम कर रहे हो, एक हिस्सा कर रहे हो, और बाकी चीज़ आप लोगों के बीच पैसे लालच के तौर पे दे रहे हो कि आओ हमारे धर्म में आ जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, और फिर आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो उस पर सरकार ये लगाम लगा रही है कि आपको ये बताना होगा कि किस मद में ये पैसा आया, किस मद में खर्च किया गया, उसका सारा डिटेल देना होगा। तो ये इस रेगुलेशन पे क्यों आपत्ति होनी चाहिए, अनलेस अनटिल आपका ये मकसद ना हो कि हम पैसा मंगा तो रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, लेकिन इस्तेमाल करेंगे किसी और चीज़ में। तो सरकार मतलब हम माने कि इस सत्र में मूव कर सकती है इसको, मतलब जितने भी दिन बचे हैं। तो सरकार की मंशा तो बहुत ज़्यादा है सौरभ, लेकिन उसमें देखना होगा कि अगर बातचीत का फिर ये हुआ, और हाँ सरकार का एकदम से ये है कि ऐसा ना हो कि हंगामे के बीच अगर इस कानून को पास कराया जा रहा है तो फिर इसको लेकर जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है उनको और अवसर मिल जाएगा, सवाल खड़े रह जाएंगे कि सरकार ने तो कुछ बताया और नहीं। इसके विरोध में कौन कौन है? कांग्रेस खुलकर इसके विरोध में है, बाकी मतलब लार्जर ऑपोजिशन इसके विरोध में ही है, विरोध में है। और कुछ सहयोगी दल में के हिसाब से अगर आप देखें तो टीडीपी के लिए भी जैसे जरूर कुछ उनके सांसदों का ये कंसर्न था कि ऐसा ना हो कि ये भ्रम फैलाने वाले लोग, क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियन अच्छी कम्युनिटी में, अच्छी मात्रा में, तो ऐसा ना हो कि उसमें भ्रम फैले। तो उस लिहाज से एक कंसर्न तो है कि इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से ही इसको पास कराया जाए। ठीक है, अब देखें क्या करती है सरकार इसमें आगे। अगली खबर पर, तरुण तेजपाल को जेल। तरुण तेजपाल देश का एक वक्त चर्चित चेहरा था। तरुण तेजपाल ने तहलका एक मीडिया हाउस बनाया था, और उस तहलका ने तहलका तब मचाया था जब वाजपेयी सरकार के दौरान कारगिल लड़ाई से संबंधित एक भ्रष्टाचार को एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उजागर किया था। उस वक्त बहुत शोर मचा था उसका। हालांकि फिर उस वक्त उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई, मतलब उनके मीडिया हाउस के ऊपर कार्रवाई भी की गई कि उन्होंने उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ की थी, अनियमितताएँ की थी। खैर वो बात बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद 2013 में गोवा में एक थिंक फेस्ट नाम के कार्यक्रम में, जब ये अपनी कोई कंपनी चलाते थे, मीडिया कंपनी चलाते थे, उसका एक इवेंट हो रहा था, और उस इवेंट में देर रात बताया जाता है कि इन्होंने एक एलिवेटर में, लिफ्ट में, अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक बहुत कम उम्र की छोटी सी लड़की, एक इंटर्न, और मुझे ये भी बताया गया आज दिन में एक सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे, जो इन्हीं के एक जानकार पत्रकार की, साथी पत्रकार की बेटी थी, उसके साथ दुराचार किया, दुष्कर्म किया लिफ्ट में। उसके बाद वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन लगातार, और वो फिर मामला कोर्ट, लड़की ने उसकी शिकायत की, सब कुछ किया। उससे बचने के लिए, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने लड़की से बाकायदा मेल पर माफ़ीनामा लिख करके क्षमा याचना भी की, लेकिन लड़की और उसके परिवार ने कानूनी लड़ाई लड़ी। और 2013 का ये वाकया है। 2013 से 14 में 7 महीने इनको जेल में बिताने पड़े। 17 से 21 तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चली, और मई 2021 में ट्रायल कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। लेकिन उसके बाद आज 2026 अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इनको उस लड़की के साथ यौन दुष्कर्म का दोषी पाया और इनको 10 साल की जेल की सजा सुना दी। ये एक गुनाह और उसकी अदालती सुनवाई, और उसमें उसके निष्कर्ष जो भी उसका निकला वो उसका मामला है, उसमें हमें कुछ कहना नहीं है। वो तो क्योंकि जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर अदालत ने अपना काम किया। हम बात करेंगे जो इन्होंने कहा। आज तरुण तेजपाल ने अपने बचाव में कहा कि चूंकि मैं इस सरकार, मतलब मोदी सरकार के खिलाफ लिखता बोलता हूं, मैंने अपनी पत्रकारिता, अपना जर्नलिज्म में इनको एक्सपोज करने का काम किया है, इसीलिए ये विंडिक्टिवनेस के तहत मुझे जेल में डालना चाहती है। फिर उन्होंने शुरुआत की कि उस वक्त भी वाजपेयी सरकार के ज़माने में इन्होंने मेरा मीडिया हाउस बंद कर दिया था, तहलका मीडिया हाउस मेरा बंद कर दिया था, और आज ये मुझे जेल में डालना चाहती है, जैसे इन्होंने उमर खालिद को जेल में डाला हुआ है, जैसे इन्होंने शर्जील इमाम को जेल में डाला हुआ है। उमर खालिद और शर्जील इमाम ये देश के खिलाफ द्रोह और देश में दंगे फैलाने के देश के मामले में जेल में है। उनका अलग मामला, तुम्हारा अलग मामला।
तुम्हारा उनका मामला मैंने आपको बताया, तुम्हारा यौन दुष्कर्म का मामला, और तुम कहते हो कि मुझे तो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा भुगतनी पड़ रही है। मामला है एक छोटी उम्र की लड़की के साथ दुराचार करने का। और ये मामला भी सौरभ तब का है जब राष्ट्रीय पटल पर भारत सरकार के लिहाज से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पटल पर नहीं थे। 2013 का मामला, ठीक। और 2013 में आपकी कलीग आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, और ऐसा नहीं था कि इन्होंने उस आरोप को खारिज किया, इन्होंने भी यही तर्क दिया था सौरभ कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था, कंसेंट था, दोनों की सहमति थी, मतलब आप घटना को तो खारिज ही नहीं कर रहे थे। जो लोअर कोर्ट में सौरभ बरी भी हुए थे, उसमें ये था कि जो सबूत दिए गए थे उसमें संदेह से परे नहीं थे, उस बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था। हाँ, लेकिन इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके सबसे आसान उपाय ये रहता है ना कि अभी कोई कुछ गलत करे और सीधे सीधे की दो ही लॉजिक सबसे आसान होता है। पहला कि मैं इस धार्मिक समुदाय से हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि इस सरकार के मैं खिलाफ हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, जो कि इस केस को ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी दोनों से जो तुलना कर रहे हैं वो तुलना ही अपने आप में सोचिए कि किस तरह की तुलना है। अगर उसी कैटेगरी में तुम हो तब तो फिर ये मामला और ज़्यादा इनका सीरियस हो जाता है कि उस तरह की बातों कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर टारगेट करके अपनी पॉपुलरिटी बना लेना, अपने कुछ चर्चा में आ जाना, कुछ सनसनी कर लेना। बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखे हैं, जर्नलिस्ट जो रात दिन ये बोलेंगे कि देश में तानाशाही चल रही है, देश में लोकतंत्र नहीं रहे, और जो मर्जी है वो बोलते हैं। ये तो शुद्ध बेशर्मी है कि आप ऐसे मामले में जो है एक इतना, मैं तो कहूँगा निहायती घटिया अपना बचाव करें। आपको जो बचाव करना है दलीलों पर आपको अदालत में करना था। अच्छा, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने हाई कोर्ट को मैनेज कर लिया, आप तो आपका सवाल जुडिशरी की इंटीग्रिटी पर है, या आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि गोवा में, क्योंकि मामला गोवा का था, तो गोवा में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो वो मेरे खिलाफ अपील में गई। तो आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर किसी के ऊपर रेप का आरोप हो और पुलिस उस मामले में अपील में भी ना जाए, और हाई कोर्ट अगर सौरभ मैनेज हो जाए, लोअर कोर्ट मैनेज नहीं हुआ। हाँ, लोअर कोर्ट से अगर आप बरी हुए, हाँ, तो मतलब अगर सरकार तब भी नहीं की थी तभी, तो मतलब ये सब तो सिर्फ वही बात है ना कि क्योंकि आपको निशाना साधना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो ऐसे बहाने कर ले ताकि आपके साथ एक सिंपैथाइजर खड़े हों। एक बड़ा वर्ग है ना कि जो ऐसी चीज़ों को तुरंत बाई करने के लिए तैयार रहता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग वही कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है और जो मर्जी है बोलो, जो मर्जी है करो, पूरी आज़ादी के साथ रोज़ 4-4 वीडियो बनाओ, उतनी आज़ादी है। अगर वो आज़ादी नहीं होती तो आपको घर से उठा कर लेकर लोग नहीं। अब जैसा शर्जील इमाम का उदाहरण दिया या उमर खालिद का उदाहरण दिया, उन दोनों के बचाव में खड़े होने वाले लोगों की कमी नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से लेकर के, बुद्धिजीवियों से लेकर के, पत्रकारों से लेकर के, वो अपनी बहस अपने मुद्दे पर करते हैं। अच्छा, उनके साथ हमारे जैसे लोग भी बहस में उलझते हैं, क्या आप उस पर कम से कम बहस कर सकते हो? इस केस में आप बहस क्या करेंगे? बिल्कुल, ये हमारे सामने आया हुआ केस है। वो सारे हम आपके सामने हमने देखा है, वो सारा मामला, उसकी रिपोर्टिंग हमारे सामने हुई है। आप ऐसे मामलों में मतलब किसी की आप उस लड़की के बारे में जरा सोचिए, छोटी सी उम्र में लड़की जो है, और ये व्यक्ति जो है उस मीडिया हाउस के मालिक थे, वो आप उसके एडिटर हो, मतलब आप उसके सुपर बॉस हो, और वो होकर के गार्जियन की भूमिका में होकर के आप उसके साथ ऐसा काम करते हो, और उसके बाद भी वो लड़की डरती नहीं है, वो आपके खिलाफ लड़ती है। और इस सरकार के हिसाब से सर अगर आप देखें तो इसी सरकार में जैसे एक मंत्री का इस्तीफा कितने पुराने मामले पे एक आरोप लग गया, उसके बाद हुआ था ना। तो ऐसी चीज़ों में ये कहना है कि क्योंकि आप सरकार के खिलाफ रिपोर्ट करते थे या सरकार के खिलाफ कुछ कर रहे हो इसलिए आपके साथ हो गया, और तब जब जिस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, ये मामला तब का है जब वो सरकार थी ही नहीं यहाँ पे। खैर नहीं, खैर बड़ी शर्मनाक घटना भी थी और इनका बयान भी बड़ा शर्मनाक था। अगली खबर पर बढ़ते हैं। देश में चलेंगे प्लास्टिक के नोट। हमने कुछ महीने पहले ये खबर आपको रिपोर्ट की थी, भारत के प्रोग्राम में ही देवेंद्र ने आपको इस खबर के बारे में बताया था। कल आरबीआई ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगले साल अप्रैल और मई के बीच देश में प्लास्टिक के नोट चलाए जाएंगे। ये प्लास्टिक के नोट 10 और 20 रुपए के होंगे और 100 करोड़ नोट ये छापे जाएंगे। ये पॉलीमर नोट होंगे और इनका फील्ड ट्रायल किया जाएगा, और ये ट्रायल सफल होने के बाद फिर ये नोट नियमित कर दिए जाएंगे। बाकी देवेंद्र बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और तकरीबन 60 देशों में ये ऑलरेडी चल रहा है। अभी ट्रायल के बाद ट्रायल ठीक रहा तो उसके बाद इसको किया जाएगा। 2012 में भी इसकी ऐसी एक कोशिश हुई थी और 4 शहरों में लेकर वहाँ पे कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय वो
जो नतीजे आए वो ठीक नहीं आए थे। इस बार फिर वो किया जा रहा है। जो 100 करोड़ नोट छापने की जो बात है ना, वो 100 करोड़ संख्या, मतलब हाँ, संख्या ही कह रहा हूँ मैं। हाँ, वो 10 रुपये और 20 रुपये के, 50 के नहीं। 10 और 20 के पीछे वजह सौरभ ये है कि देखा ये गया है कि 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट, ये तीन जो नोट है ना, सबसे ज़्यादा, क्योंकि चलन में यही होते हैं, तो ज़्यादा गंदे होते हैं, ज़्यादा फटते हैं, ज़्यादा उनको रिप्रिंट करना होता है, ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं, ज़्यादा एक्सचेंज रहते हैं। और एक पिछले साल ही जैसे अगर बात करें तो तकरीबन नोटों की छपाई पे तकरीबन 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। तो एक बात सही है कि जब आप पहली बार ऐसे पॉली करेंसी छापते हैं तो उसकी प्रिंटिंग का कॉस्ट ज़्यादा होगा। मैं यही पूछने वाला था, ये तो महंगे होंगे रादर। पहली बार ये महंगे होंगे, लेकिन जो इनका ड्यूरेशन होगा वो 30-30 साल तक चलता है। एक नोट 30 साल तक सर्वाइव करेगा। हाँ, मतलब दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा देखा जा रहा है कि 30-30 साल तक सर्वाइव कर रहा है। जैसे गंदे फटना, ये रिस्क इनमें कम रहेगा, गीले हो गए, पसीना आ गया, उससे फटता है। नोट फटने की कई सारी वजह होती हैं, उन सारी चीज़ों से इसकी एक तो सुरक्षा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में शुरू में आपको दिखेगा कि ये महंगा है, जो कि होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर आपको ये बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज़ में ये है कि एक ख़ास तरीके का होलोग्राम आप इसमें यूज़ करेंगे, उससे इसकी जो डुप्लीकेसी होती है, नकल करना, प्रिंट करना, वो नहीं रहेगा। कन्वीनियंट वैसे के वैसे ही रहेगा। ओके, सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा होंगे, सिक्योरिटी फीचर इसमें ज़्यादा होंगे। नकली नोट नहीं छप पाएंगे, नकली नोट नहीं छप पाएंगे। और ख़ास तरह के होलोग्राम में वो साइन करके आप देख भी सकते हैं कि हाँ, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया के डॉलर्स को अगर आप देखें तो एकदम से ट्रांसपेरेंट दिखेगा, एक, और उस ट्रांसपेरेंट में एक आकृति जैसी बनी रहती है। ओके, तो ये तकरीबन 60 देशों में सौरभ ऑलरेडी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मकसद क्या है, अगर ये ठीक रहा तो अगले साल एक सवाल लोगों के मन में ये होगा कि जब अगर एक जिस भी डिनोमिनेशन का, जैसे 10 और 20 का आ रहा है, तो जब प्लास्टिक का नोट आ जाएगा तो क्या मेरे पास अगर कागज का 10 रुपए का नोट है तो वो बंद हो जाएगा? सबसे बड़ी चीज़ वही है कि उस पर कोई भ्रम ना हो जाए कि फिर से कोई नोटबंदी और उस तरह की चीज़ को जोड़ के आप देखना शुरू कर दें। सिर्फ ये हो रहा है कि जो नोट, अगर ये सक्सेसफुल रहा ट्रायल और अगले साल लेकर आया गया, तो जब आप रिप्रिंट करते हो ना, तो रिप्रिंट ऐसे नोट कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नोट जो ऑलरेडी हैं उसका इनसे कोई चलन से बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं रहेगा, वो दोनों एक साथ चल रहे होंगे। फिर जब वो कागज वाले नोट अगर फट गए तो उनकी जगह पे जो नोट छपेगा वो पॉलीप्रोपिलीन करके, जब तक सरकार मुझसे ये कह करके वापस ना मंगवाए नोट कि भाई अब अगर आपके पास मान लीजिए 100 का कोई नोट कागज का बचा है तो मुझे वापस कर दीजिए, तब तक अगर मेरे पास 100 का नोट है तो वो वैलिड है। वही है, और सरकार ऐसा नहीं करने जा रही, वापस नहीं मंगाएगी। वापस मंगवाने की कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, आप उस नोट को चलाते रहें, वो नोट छपेगा तो फिर सरकार, फटेगा तो सरकार फिर नया करेंसी छापती है। तो जो नई करेंसी छापेगी सरकार, वो ये इस प्रोडक्ट और ये सब तब की हम बात कर रहे हैं, ये फील्ड ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए और सरकार इस पॉलिसी पर आगे बढ़ जाए, जब कि अब हम आइंदा फ्यूचर में प्लास्टिक नोट ही चलाएंगे, कर रहे हैं। और वो जब चलाएंगे तो कागज के साथ उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई विभेद नहीं कि लोगों में फैलना शुरू हो जाए कि अरे हमारे नोट तो अब काम नहीं करेंगे, पता चला पैनिक हो गया। वो आप जो मटेरियल ये बताया गया है, ये है पॉलीप्रोपिलीन। हाँ, पॉलीप्रोपिलीन। इसमें सौरभ कैसा रहता है कि जैसे आप बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाएगा कि इसको रखने में दिक्कत होगी, ठीक, एटीएम कार्ड के तौर पे आप समझना शुरू कर दें। हार्ड प्लास्टिक जैसा बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा। ये सिर्फ जो अभी हम लोग करेंसी का यूज़ करते हैं कागज वाले का, उससे थोड़ा सा एडवांस रहेगा कि चिकनाई उसकी थोड़ी ज़्यादा, और बहुत बारीक आपको समझ में ये आएगा कि ये दोनों के छूने में ये ज़्यादा, हाँ, तो बहुत बारीक, फोल्ड होकर के आप जैसे वैसे ही बटुए में रख सकते हैं, कुछ वैसे ही रहेगा। बस मोटा भी नहीं, आपको ये समझ में आएगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है बस छूने पे। डॉलर जैसे आप छूते हैं तो हम लोग कितने डॉलर ऑस्ट्रेलिया जाने पे पॉकेट में डाल के वैसे ही घूमते हैं, न्यूजीलैंड का वैसे ही रहता है। और एक सवाल ये हो सकता है लोगों का कि भाई सरकार तो प्लास्टिक के उपयोग पर जो है मतलब वो चाहती है कि कम उपयोग में आए, अब तो नोट ही छापेगी, तो हजारों करोड़ नोट छपते हैं। तो ये बता दें कि ये रिसाइक्लेबल भी होगा। रिसाइक्लेबल होता है सौरभ। और दूसरी चीज़ कि जिस प्लास्टिक को सरकार बैन करती है या कम से कम ज़्यादा ये कराती है, वो तो वो होता है ना जो डिग्रेडेबल नहीं है, ये तो रिसाइकल वाला होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर होगी और ये एक आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव स्टेप है। विदेश में कई देशों में इसका चलन है और इससे पैसे की बचत होती है, सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर हैं,
ये नोट गलता फटता नहीं है, इसके ऊपर आप पेन का मार्क जो है वो सोनम बेवफा है इतनी आसानी से जो है वो लिख नहीं सकते हैं। तो हमारे लिहाज से बेहतर ही है। अब अगले साल अप्रैल मई का इंतज़ार कीजिए और देखिए कि पहला नोट आपकी जेब में आता है कि नहीं आता है। तो आज इन 3 बड़ी खबरों की बात की। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।